बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़ैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फ़ैसलों की बात करें तो यकीनी तौर पर आज जो बड़े फ़ैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े अहम हैं, मगर इसके साथ साथ ईरान की कौम ने जो फ़ैसला गुज़श्ता 10 रोज़ से किया हुआ है वो बड़ा अहम है। 10 रोज़ की ये जंग जो कि अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर जिस तरह से ये जंग शुरू की गई और उस जंग के 10 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी भी ईरान की सरजमीन और ईरान की तमाम सियासी और अस्करी क़यादत अब ये फ़ैसला कर चुकी है कि इस जंग को मज़ीद लड़ना है और पीछे नहीं हटना। अगर बात करें तो इस जंग से जो 10 रोज़ की जंग है, पूरी दुनिया में जंग यकीनी तौर पर इसराइल के साथ और अमेरिका जो है मिलकर लड़ रहे हैं और ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, मगर ऐसे लग रहा है कि जंग और ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर बात करें तो ये जंग ना सही यूरोप, अमेरिका, कनाडा और अरब मुल्क से निकलते हुए एशिया के कई ममालिक तक पहुंच गई है और इस जंग से अब असरात जो है पड़ना शुरू हो गए हैं। कहा जाए तो पाकिस्तान समेत तमाम वो ममालिक जो कहीं ना कहीं तेल की इन तमाम ममालिक पे डिपेंड करते हैं, उनको तेल की रसाई उस तरह से नहीं हो रही। खाम तेल दुनिया में अब महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है क़यादत को आड़े हाथों पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और आम लोग ले ही रहे हैं। मगर इसके साथ साथ कहा जाए कि अमेरिका खुद बज़ाते खुद जो इस वक्त जंग में कूदा है, वहाँ पे भी जो कीमतें बढ़ी हैं तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें भी कई इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि ये जंग जिस तरह से इसराइल ने पहल करके और अमेरिका को भी इसमें शामिल किया, तो इस वक्त तेल की उन ठिकानों पे जो है गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से इसराइल ने बमबारी की और जो कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका समेत तमाम लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि जंग क्या ये न्यूक्लियर उस असासों के ख़िलाफ़ थी या फिर तेल के जो ज़ख़ीरे थे उनके ख़िलाफ़ थी या फिर रजीम चेंज थी। अब तक ये तीन जो नुकात हैं ये कहीं ना कहीं तमाम उन सियासी लीडर और पूरी दुनिया की क़यादत को समझ में नहीं आ रहे, क्यों कि अमेरिका के खुद जो कि बड़ी अहम रिपोर्टें हैं, जो कि कह सकते हैं कि 36 एजेंसियां जो हैं उन्होंने 12 प्रेसिडेंट ट्रंप को जो फीडबैक दिया और वो राइटर समेत दुनिया के कई अखबारात ने उसको ख़बर भी नशर भी की और ख़बर भी दी कि तमाम एजेंसियों ने ये प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि ईरान से कोई ख़तरा लाहक नहीं था। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर की अगर बात की जाए तो उस तरह से कोई चीज़ नज़र नहीं आई जो कि बताई गई और उस जंग को ऑपरेशन का नाम देके दाखिल हुए। कहा जाएगा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आज इस एनर्जी क्राइसिस को और आने वाले दिनों में जो मुश्किलात का सामना है उस पर 2 माह की सैलरी और लोगों ने वफाकी वज़रा और ब्यूरोक्रेट्सी ने अपने तेल की कटौती की तो बात की ही है, मगर उसके साथ साथ अगर कहा जाए तो मरियम बीबी यानी कि मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके उस तैयारे पे भी तनकीद हो रही है कि जब 6 माह पहले ये भी पता था कि ये जंग होनी है और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जंग लड़ेंगे, तो इस तरह का जहाज़ और इस तरह की बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत ही क्या थी। मुल्क पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और कुछ तवज़िया निगार उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। इकनॉमी कहाँ जाएगी और किस तरह से ये मुल्क आगे बढ़ेगा, क्या इस खतरे की जो घंटी इस वक्त बजी है इससे पाकिस्तान की मैशियत और पाकिस्तान पे असरात जो पड़ रहे हैं उससे कैसे निकला जाए, ये अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। पाकिस्तानी सिफारती और दिफाई ताल्लुकात दुनिया से कैसे होने चाहिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है। ये तमाम सवालात आज रखेंगे अपने मेहमानों के सामने और जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हैं, चेयरमैन नौजवान पाकिस्तान तहरीक के जो हैं चेयरमैन हैं और दिफाई तजिया निगार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हैं हमारे साथ जो है माशी तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेजर जनरल जो हमारे साथ हैं इस वक्त समरेस सालिस साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, दिफाई तजिया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए मेजर साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा कि इस वक्त जो फ़ैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, समझें कि प्रेसिडेंट ट्रंप और जो कि कहीं ना कहीं जो मुश्तरका फ़ैसला था इसराइल का जंग की, अब यकीनी तौर पर जो हालात हैं दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं और 10 रोज़ की जंग
ये मामूली बात नहीं है कि ईरान एक दो सुपर पावर और ताकतवर ममालिक से जंग लड़ रहा है और उसके साथ साथ कई ममालिक से जंग लड़ रहा है। तो कहा जाए कि इस खित्ते में जो कशीदगी है मज़ीद बढ़ती हुई जा रही है। अल्लाह ना करे, जो कि बहुत से मुबसरीन और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप इसको तो थर्ड वर्ल्ड जो है वॉर का तीसरी आलमी जंग का दर्जा भी दे चुके हैं। ऐसा है बिल्कुल? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि जंग के बारे में कहा जाता है कि स्टार्ट तो आप खुद करते हैं, लेकिन जंग अपना कैरेक्टर खुद डिफाइन करती है और उसका क्लोजर जो है वो बहुत बड़ा एक इशू बन जाता है। अमेरिका ने जिस तरीके से सोचा था कि एक हफ्ते या 4 दिन की बात है कि हम लोग जाएंगे, सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे एक अपराइजिंग होगी और हमें वेलकम किया जाएगा एज अ सेवियर और एज अ लिबरेटर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान ने बहुत मैं समझता हूँ कि स्टेडफास्टनेस और बड़ा रिजॉल्व डिस्प्ले किया है और अमेरिका को और इजराइल को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है। वो इस तरीके से कभी भी सोच नहीं रहे थे। वेराज अगर वो रियलिस्टिकली देखते हैं तो 2025 में जून में जो मार्का हुआ था इजराइल और ईरान के दरमियान, उसमें भी ईरान काफ़ी बुरे तरीके से इजराइल की जो है वो पिटाई की थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों मुल्कों ने, जो बड़ी ताकतें हैं, एटमी ताकतें हैं, उन्होंने ईरान को डराने धमकाने की कोशिश की। उन्होंने मोबिलाइज करके अपनी फोर्सेस को यहाँ पे ला के कोशिश की कि ईरान जो है वो बैक ऑफ कर जाए, लेकिन ईरान ने एक रिजॉल्व डिस्प्ले किया और वो डिफाइंट रहे और वो खड़े रहे। और जब जंग शुरू हुई उसके बाद से भी 10-12 दिन का अरसा गुजर गया है, अभी तक इंस्पाइट ऑफ के उनके सुप्रीम लीडर की एलिमिनेशन हो गई, पहले ही दिन उनकी शहादत होगी, अल्लाह में ब्लेस हिज सोल, जिसकी वजह से एक एंटिसिपेशन थी कि शायद इनके रिस्पॉन्सेज में कोई जो है वो स्लैकनेस आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आफ्टर एवरी डे ईरान जो है वो अपने आर्सनल से नए और जदीद मज़ाइल निकाल रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को भी काफ़ी नुकसान का सामना है और वो ममालिक जहाँ पे कि अमेरिका के बेसिस हैं उनको भी काफ़ी नुकसान का सामना है। तो मेरे नज़दीक अगले से काफ़ी क्रिटिकल होंगे, जिसमें कि अभी तो जो हारी हुई साइड है, जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं कि कभी वो न्यूक्लियर की थ्रेट देते हैं, कभी वो वाइट हाउस में बैठ के, ओवल ऑफिस में बैठ के दुआएं करवाते हैं। तो अगर अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही हैं जो कभी पहले नहीं देखी गई थी एक सुपर पावर के कॉन्टेक्स्ट में, तो सुपर पावर को अपनी डिक्लाइनिंग पावर नज़र आ रही है और यूएस जो है वो मेरे नज़दीक एग्जिस्टेंशियल जंग लड़ रहा है कि वो एक सुपर पावर के तौर पे अपनी पोजीशन को कायम रख सके। दूसरी तरफ ईरान भी एक एग्जिस्टेंशियल, एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और ज़ाहिरन ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अमेरिका को कोई काबिल कदर इसमें कामयाबी नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अफजल गुल साहब है हमारे साथ, अगर अफजल गुल साहब सही आवाज़ है आप तक आ रही मेरी? अफजल गुल साहब, चौधरी अकमल साहब आप सही सुन पा रहे हैं? जी जी, बहुत शुक्रिया। अकमल साहब फरमाइएगा कि क्या वाकई ये लग रहा है कि ये तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि अब लग ऐसे रहा है कि ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग से ये निकल कर अब ये पूरे खित्ते से निकल कर पूरी दुनिया तक अगर ये कहा जाए कि माशी जंग की तरफ जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया के जो ममालिक हैं वो इस वक्त परेशान हैं कि किस तरह से अगर ये 10 रोज़ गुजरने के बावजूद और आने वाले अगर चंद हफ्ते ये जंग मज़ीद चलती है तो फिर तो हालात मज़ीद ख़राब होते हुए जाएंगे। देखें, ये जो अमेरिका ने इक़दाम उठाया है ईरान के ऊपर हमला करने का इसराइल के साथ मिलकर, तो जाहिर है उन्होंने भी एक स्ट्रेटजी के तहत ये चीज़ की होगी। अगर मैं और आप यहाँ पे बैठ के कहें कि उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी बड़े थिंक टैंक्स हैं, उन लोगों ने भी जो है ना अपनी एक स्ट्रेटजी, हिकमत अमली बनाई हुई थी। और बेसिकली ये जंग तो मईशत की वजह से ही अमेरिका लड़ रहा है, क्योंकि अमेरिकी मईशत जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, उसका डॉलर जो है वो दुनिया में कमज़ोर होता जा रहा था, उसकी तो बका का सवाल था। इसके लिए उसको अपनी आलमी तिजारत में अपने डॉलर को रखने के लिए तेल वाले ममालिक के ऊपर कंट्रोल हासिल करना ज़रूरी था।
और ये उसकी उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। पहले उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर किया अटैक और उनका तो बड़े आसानी से वहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया, कोई मसले मसाइल नहीं हुए। उसके बाद दूसरे मरले में उन्होंने अब ईरान के ऊपर अटैक किया है। टारगेट उनका यही था कि 2-3 दिन में जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको अगर वो एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो अंदर से अवाम जो है वो तख्ता उलट देगी और एक नई हुकूमत जो अमेरिका के मफाद में होगी वो ईरान में आ जाएगी और एक मरतबा फिर ईरान का जो तेल है वो भी उसके कब्जे में आ जाएगा अमेरिका के। अब अमेरिका को तेल नहीं चाहिए, अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि जी आप डॉलर में तिजारत करें, बस उसको तेल से भी कोई गरज नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए अब ये चीज उनकी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल में जो है ना वो उससे ज्यादा बढ़ के ईरान ने रिटेलिएट किया है और ईरान को पसे पर्दा जाहिर है रूस भी सपोर्ट कर रहा है और चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी जरूरत का ज्यादा तेल जो है वो ईरान से ही लेता है। और मजे की बात है कि ईरान से जब वो तेल खरीदता है तो वो डॉलर्स में नहीं खरीदता, तो मतलब चीन के लिए तो बड़ा समझे आप एक नुकसान का सौदा है अगर ईरान किसी भी किस्म की कोई मसाइल का सामना होता है। दूसरी तरफ अगर देखें जो जंग फैली है गल्फ कंट्रीज की तरफ, बहरीन की तरफ, कुवैत की तरफ, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो उसमें भी अमेरिका का या इसराइल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। उधर गल्फ की रियासतें हैं वो भी नुकसान में हैं। अब बमबारी चाहे अमेरिका करे या ईरान करे, ईरान के ऊपर बमबारी हो या कुवैत के ऊपर बमबारी हो, नुकसान तो जो है ना वही तेल वाले मुल्कों का है ना। और अमेरिका यही चाह रहा है इस वक्त कि वे लोग आपस में लड़ें और हम लोग जो है ना आहिस्ता से साइड पे हो जाए, क्योंकि रिजीम चेंज वो ईरान में कर नहीं रहा। उनकी अपनी इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी कह दिया कि जनाब आपके यहाँ पे रिजीम चेंज तो मुश्किल है, हुकूमत के ऊपर आपका कब्जा हो नहीं सकता। तो अब कोशिश करेगा अमेरिका कि इस जंग को ईरान के हद तक जो है वो महदूद करे और उसको लंबा थोड़ा सा खींचे, ताकि लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान के लोग भी तंग हों कि ये जंग कब तक चलेगी, कैसे चलेगी। अकमल साहब, ईरान के सरजमीन पे जो लोग हैं, अगर देखा जाए कि इतनी बमबारी के बाद, इतने हमलों के बाद, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद और क़यादत की शहादत के बाद अभी भी जो उनके हौसले हैं वो आपके सामने, मगर हौसले टूटते हुए नज़र आ रहे हैं उन ममालिक के जिनके यहाँ हाथ पांव फूले हुए हैं। इन 10 रोज़ में तेल की जो है खाम तेल और तेल जो है ना मिलने की और गैस ना मिलने से जो है इंडस्ट्रियाँ बंद होने लगी हैं और पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की हालत तो बहुत ख़राब है। और आज आपने खबर देखी होगी कि गुजरात समेत कई जो उनकी इंडस्ट्रियाँ हैं वो हर स्टेट में बंद होती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि अब रशिया ने भी उनको लाल झंडी दिखा दी है कि जी अब दोस्ती नहीं, क्योंकि बेशक आपको अमेरिका ने कहा कि 30 दिन तक आप तेल लें, मगर उसके बावजूद अब दोस्ती नहीं, अब कारोबारी सतह पर जो है लेन देन होगी। तो कहा जाए कि दुनिया को लाले पड़ गए। इसी तरह फिर हमारी भी सूरत हाल बेहतर नहीं है, जो कि आज वज़ीर आज़म साहब ने बैठकर और जो है आने वाले दिनों का जो है प्लान बताया है कि किस तरह से इस मुल्क में चला जाएगा और हुकूमत कैसे चलेगी, घर पे बैठ के काम कैसे होगा, वज़रा जो है 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक सूरत हाल है जो सबसे ज़्यादा, ईरान से ज़्यादा तो हम लोगों की ख़राब हो चुकी है। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं, देखिए आपके कहने का मकसद ये है कि दुनिया की जो तेल महंगा होने की वजह से सारी दुनिया उसको सफ़र कर रही है, ये आपका कहना है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना वो अगर तेल 100-110 डॉलर तक होता है तो ये कीमत ये 325-330 तक ही रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से 100 और 110 की ऐसी कीमत नहीं है कि माजी में नहीं हुआ। इन कीमतों के ऊपर माजी में भी तेल होता रहा है। 125 डॉलर तक की जो है ना वो जो तेल की कीमत है वो माजी में जाती रही है, ठीक है ना। तो एज लॉन्ग एज 125 डॉलर तक कीमत है तो आप समझे वहां तक तो अमेरिका मेरे ख्याल में इसको अगर महीना, 2 महीने, 3 महीने भी खींच जाता है तो इसको खींच सकता है, ठीक है ना। और उसमें हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो बहुत मसाइल है, नो डाउट। लेकिन अगर हम कहें कि जी इंडिया के लिए दीगर मसाइल उनके लिए मुकाबलतन कम है, मसाइल तो उनके लिए पैदा होंगे, जाहिर है चीजें महंगी होंगी, पेट्रोल महंगा होगा, कहाँ 60 डॉलर पे बिक रहा था, कहाँ 110 डॉलर पे बिक रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि वहां ये जो तेल की कीमत है ना पिछले 1 साल से औसत से नीचे थी। नॉर्मली जो है ना अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज देखें या 5 साल का, तो तेल की कीमत 80 डॉलर की बैरल रही है, जो कि पिछले 1 साल में तकरीबन 60 डॉलर पे रही है। तो 20 डॉलर का तो दूसरे मुल्क तो वैसे ही फायदे में थे ना। तो ये तो हम लोगों की हुकूमत है जिसने 100-120 रुपए का उसके ऊपर जो है ना 105 रुपए की लेवी लगाई और दूसरे टैक्सेस लगा के
120 रुपए तक जो है ना वो सेल किया हुआ यहाँ पे। वरना अगर देखा जाए तो $80 $90 एवरेज प्राइस है और 110 के ऊपर भी दुनिया अफोर्ड कर सकती है। लिहाजा अगर हम ये समझें कि $110 के ऊपर जो है वो दुनिया की तबाही हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। हाँ अलबत्ता $150 तक कीमतें चली जाती हैं, $160 तक चली जाती है, तब धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे सारे मुल्कों से, ठीक है ना। तो अभी तक की जो मैं देख रहा हूँ जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कोई इतनी ज्यादा $110 तक दिन में गई थी कीमत, अभी जो है ना वापस $102 $103 के ऊपर जो है ना सेल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी की थोड़ा सा मैं आउटलुक आपको दे रहा था। अब मसला मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोशिश अमेरिका की यही है, इसराइल की भी यही है कि जंग जो है ना ईरान की हद तक महदूद रहे, यानी ये जो दीगर गल्फ की रियासतें हैं वहां से बिल्कुल सर साथ ही रहेगा। मैं मेजर साहब की तरफ आऊँगा। सर आप अगर देखा जाए कि वो जिस तरह से अकबल साहब कह रहे हैं कि ये ईरान तक महदूद रहे, पर ईरान तक तो महदूद नहीं रही ये जंग, अरब मुल्कों तक तो ये फैल चुकी है और हर जगह वो जगह जहाँ पर अमेरिकन ठिकाने थे उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमला करेंगे, उन्होंने किया। इससे आगे बढ़ के बात करें तो आज यूएई के जो है सरबराह प्रेसिडेंट जो है वो मुतरक हुए, वो कई ममालिक से बात तो कर रहे हैं। इसी तरह अब समझ में आ रही है बात के कहीं ना कहीं अब अरब मुल्क जो है सऊदी अरब से लेकर यूएई तक और यूएई से लेकर कतर तक अब तमाम ये जो ममालिक हैं अब ये बीच बचाव करवा सकते हैं कि जी अब बात की जाए, बैठा जाए, कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, ऐसा हो सकता है। देखिए ये तो कहना बजा होगा कि इस जंग की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो पूरी दुनिया में फील हो रही हैं जी। जैसे हमें पता है कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, फिर ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हैं। ऑयल एक वो कमोडिटी है जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ती है, चाहे किसी भी मुल्क को देखा जाए। लेकिन जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं इस जंग की वजह से वो तो मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में ईरान तक तो कन्फाइंड नहीं रही जंग, बल्कि ईरान ने तमाम नेबरिंग कंट्रीज जहाँ पे के अमेरिका के बेसिस थे सबको स्ट्राइक किया है। और सबसे जो मेरा ख्याल है बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ है वो बहरीन है। और यहाँ पे अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें तो अवाम जो है वो विक्टिम के साथ है, ईरान के साथ, उनके जज्बात ईरान के साथ हैं। जो गवर्नमेंट्स हैं वो अग्रेसर के साथ है, दैट इज़ अमेरिका और इजराइल। यहाँ पे जो क्रिटिकल इशू जो आगे इमर्ज होने जा रहा है वो है वाटर सप्लाई का। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके 90% 70 to 90% रिलायंस है ऑन डिसैलिनेशन प्लांट्स, कि वो समंदर से पानी निकालते हैं और उसको काबिले इस्तेमाल बनाते हैं। तो अब डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए हैं, ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक होना शुरू हो गए हैं। दुबई जो है जो कि बहुत हार्डवर्क के साथ और बड़े टाइम के बाद एक एम्पायर खड़ी की गई थी, वहाँ पे जो है वो बहुत सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरी तो एंटिसिपेशन यही थी और अभी भी हो भी रहा है कि ये जो मुस्लिम ममालिक, ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं ईरान के, दे विल क्लैमर फॉर पीस। ये अमेरिका को मजबूर करेंगे कि ये जंग आप बंद करें। इस वक्त तो अमेरिका के लिए इतने बुरे मेरे नज़दीक प्रॉब्लम्स हैं, एलाइज जो हैं वो भी गिर रहे हैं, यूके अंडर क्रिटिसिज्म है, स्पेन अंडर क्रिटिसिज्म है, जो दुश्मन है उनके साथ उनका अलहदा चल रहा है, रशिया और चाइना। अंदर से इंटरनल प्रेशर जो है वो राइज कर रहा है, आपस में सेक्टरीज जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, जो अदारे हैं वो अपने प्रेसिडेंट को डंप कर रहे हैं, वो कहने पे मजबूर हैं कि ईरान वाज नेवर अ थ्रेट। तो जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर जो है उसका क्वेश्चन है। कांग्रेस में बड़े थिन मार्जिन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है ये वोट जीता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि अगले 2 हफ्ते जो है ना दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। अभी तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट की ऑप्शंस डिस्कस की जा रही हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड लाते हैं तो भी कम वक्ती है, अगर विड्रॉ करते हैं तो भी कम वक्ती है, पूरे का पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो हाथ से निकल जाएगा और इजराइल विल बी लेफ्ट अलोन टू फाइट विद दीज कंट्रीज। और तीसरी जो ऑप्शन है कि ड्यूक्स इस्तेमाल करना, जो कि मैं समझता हूँ ऑल ऑर्डर बात करना तो काफ़ी है लेकिन मुमकिन नहीं है कि ये हो सके। तो अभी तो इस तरह की ऑप्शन डिस्कस हो रही हैं। तो मेरे नज़दीक द चिप्स आर डाउन फॉर द यूएस। मुश्किल है उनके लिए वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना जिसके लिए वो आए थे। रास्ता भी क्या है अमेरिका के लिए, वो हमेशा से ये करते हैं कि एक नैरेटिव की जंग में, चूँकि उनके पास इंफॉर्मेशन की डोमिनेशन है, नैरेटिव की जंग में कोई ऐसी वो कार्रवाई करेंगे और उसके बाद वो अपनी फतह का जो है वो झंडा लहराएंगे और वापस चले जाएंगे।
बल्कि मैं तक यहाँ तक कहूँगा कि जो लेटेस्ट जो एक ट्वीट आया प्रेसिडेंट ट्रंप का, जी उन्होंने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे यूके की सपोर्ट नहीं चाहिए, मैं तो जंग जीत चुका हूँ। सो दैट इज हाउ दिस ये जो वॉर है ये किसी कंक्लूजन की तरफ आएगी। बिल्कुल साथ ही रहेगा डॉक्टर नियाज मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। डॉक्टर साहब, बड़ा अहम सवाल यहाँ पैदा होता है कि सफारती लेवल पर इस जंग से कैसे निकला जाए। जिस तरह से अभी फरमा रहे थे मेजर साहब के, उन्होंने वैसे ही ट्वीट के ज़रिए कहा जो कि बताने के लिए कि आपकी ज़रूरत नहीं है, जंग तो हम जीत चुके हैं। ऐसा होगा कि अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, जिससे हम मीडिया की लैंग्वेज में कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाए कि जी चलो अब तो जंग जीत गए, वापस चलो, तो ऐसा हो सकता है? या फिर सफारती लेवल पर बातचीत होगी, किस तरह से होगा, किस तरह से निकला जाए? क्योंकि अब ईरान तो इस वक्त जंग इसराइल से, अमेरिका से लड़ रहा है, मगर ये पूरी दुनिया जो इस जंग में जिसको धकेला गया है, माशी जंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, उनके लिए बड़े मुश्किलात का सामना है और आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात हो सकती हैं। मुख्तलिफ तरफ से प्रेशर तो आ सकता है, गल्फ ममालिक से आ सकता है, यूरोपियन ममालिक से आ सकता है, अंदरूनी जो है अमेरिका के विदिन आ सकता है, अपोजिशन पार्टी से। मगर अगर हम कुछ महीने पीछे जाएं, जब ट्रंप ने इसी किस्म की एक टैरिफ वॉर शुरू कर दी थी पूरी दुनिया पे, तो उसको हटना पड़ा था जब अमेरिका की जो बॉन्ड और स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें इतना ज़्यादा टर्मोइल आया था कि ये ख़तरा हो गया था कि अमेरिकन इकोनॉमी ना बैठ जाए। तो मेरे ख्याल है ये जो ममालिक हैं छोटे छोटे गल्फ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका पे, इनकी तो शायद ना सुनी जाए, मगर जो आवाज़ सबसे ज़्यादा हिलाएगी ट्रंप को वो अमेरिकन इकोनॉमी की जो आवाज़ है वो है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, फिर जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है, जो वहाँ की अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो कि इस जंग से खुश नहीं हैं, उनकी तरफ से जब प्रेशर आना शुरू हो तो ट्रंप को उसी तरह अबाउट फेस एक करना पड़े जिस तरह उसने टैरिफ्स के सिलसिले में किया था। बहुत ज़्यादा उसमें भी उसने यू टर्न्स लिए थे। तो इसी किस्म की आप उम्मीद कर सकते हैं कि कोई मॉरल तो उसको फिक्र नहीं है कि जी कोई मॉरल एंगल से वो कोई इसको देखे, उससे तो हार्ड कोर जो है इकोनॉमिक पेन जो है वो हिला सकता है। तो उसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और मेरा ख्याल है वो मौका जल्द आ जाएगा कि इकोनॉमिकली। फिर ये दूसरी चीज़ ये है कि इसी साल जो है अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं जो कि अब तकरीबन 7-8 महीने दूर रह गए हैं, और उसमें ट्रंप की सिचुएशन जो है वो पहले से ख़राब थी रिपब्लिकन पार्टी की, ट्रंप की दूसरी पॉलिसीज़ की वजह से। तो उसका जो ब्लो बैक होगा जब उसके नंबर्स गिरना शुरू होंगे तो वो भी जो है, तो एक तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक पॉलिटिकल अरीना और दूसरे इकोनॉमिक प्रेशर फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक अरीना। ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रंप को मजबूर कर सकती हैं अपनी पॉलिसीज चेंज करने के लिए। ठीक है सर, ये तो हो गई ट्रंप की हवाले से। अगर बात करें पाकिस्तान समेत कई और ममालिक जो इस वक्त माशी जंग लड़ रहे हैं, जिनकी लिए मैशत का बड़ा सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जो है इस ऑयल और गैस पे होता है, वो अब अगर उस तरह से रसाई नहीं हो सकती, मिल नहीं सकता। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अब हिंदुस्तान से आज जो खबर आई है वो बड़ी अहम है कि उनकी इंडस्ट्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो चुकी हैं। और आज जो है टॉप मीडिया जो है उन्होंने ये खबर हिंदुस्तान की मीडिया ने दी है कि जी गुजरात समेत कई हिंदुस्तान की जो है इंडस्ट्रियाँ 300 से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियाँ जो गैस पे चलती थी वो बंद हो चुकी हैं। तो कहा जाए कि अब एक तरफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और कई ममालिक जो डिपेंडेंट थे इस तेल पर, गैस पर, अब नहीं मिलता तो हम कहाँ होंगे? जी बिल्कुल, पूरे खत्ते पे ज़ाहिर असर पड़ेगा। बांग्लादेश में भी सिलसिला शुरू हो चुका है। हमें तो कुछ मार्जिन इस वजह से मिला था ना कि रमज़ान चल रहा है, उसमें तो वैसे ही जो है वो वर्किंग आवर्स वगैरह कम हो जाते हैं, तो ऑयल का जो कंजम्पशन है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है। मगर फिर अब दूसरा मसला ये है कि अब ईद भी आने वाली है, और ईद में आपको पता है कि मूवमेंट कितना होता है। आधा मुल्क जो है वो इधर से उधर जाता है ईद के
मौके पे अपने गांव विलेजेस वगैरह, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और फिर ईद के बाद तो ज़ाहिर है आपकी फुल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी। ईद में थोड़ी बहुत छुट्टियां होंगी, तो बिल्कुल जाहिर है कि असर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन से उसने निजात हासिल कर ली थी, मगर अब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो इसकी वजह से बढ़ेगा। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी और जो कि हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है कि उसे एब्जॉर्ब कर सकें, वो फिर आपको अवाम पे जो है उनको पास ऑन करना पड़ेगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी। और जब पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन फिर दोबारा शुरू हो सकता है। अब अगर ये 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाए तो शायद इतना असर ना पड़े, मगर अगर ये खिंचती चली जाए तो फिर तो जो है इसके बहुत ज़्यादा ख़राब असरात भी पड़ सकते हैं। तो यही उम्मीद करनी बिल्कुल। चाहिए तमाम को कि ये जल्द से जल्द साथ ही खत्म हो रहेगा। जाए। अकबल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अकबल साहब, एक तो तय है कि माह रमज़ान के महीने में जो कि बारहा पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्राइस कंट्रोल में आए, जो कि नहीं आई। उस तरह से देखा जाए कराची समेत पूरे सिंध और सिंध समेत पंजाब और केपी और बलूचिस्तान, इवन के इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ पे भी उस तरह से प्राइस जो है, महंगाई की शरह जो है कह सकते हैं कि हुकूमती डिजिट जो था वो सिंगल डिजिट में तो था, मगर जो ख़रीदारी आप और मेरे जैसे गरीब करने जा रहे थे तो वो तो हमें डिजिट कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। आखिर हमें ये डिजिट नज़र आता, हमारे अकाउंट खाली हो गए। अब आते सर इस जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर, जिस तरह से डॉक्टर नियाज़ मुर्तज़ा साहब कह रहे थे कि जी अब ईद भी आनी है, ईद पे भी लोगों का आना जाना होगा, मज़ीद जो है आप तेल की आपको ज़रूरत होगी और तेल आपके पास है नहीं, पेट्रोल है नहीं, गैस है नहीं, तो किस तरह से फिर सूरत हाल आगे बढ़ेगी कि क्या हम भी क्या रशिया की तरफ देखेंगे, और रशिया समेत अब कौन से और जो है हमारे पास ऑप्शन है जिससे जो है तेल मिल सके हमें? देखिए, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं। मसला जो है ना वो इस वक्त पाकिस्तान का जो है ना वो तेल का नहीं है। पाकिस्तान का मसला है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। पाकिस्तान के पास जो है वो ज़र मुबादले के ज़खायर वैसे ही कम है, ठीक है ना। तो ऊपर से फिर जब तेल महंगा खरीदना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट बिल आपको पता है हमारा तकरीबन 40 अरब डॉलर की हमारी 6-7 महीने की जो इंपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी हो चुकी है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो हमारा 22 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। और बिल्कुल समझिए कि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें ज्यादातर जो पैसे हैं वो हम खर्च नहीं कर सकते, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। तो पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा मसला ये कि खरीदेंगे कहाँ से। तो पाकिस्तान ने, इसीलिए आप देखें इस वक्त जो फौरी तौर के उन्होंने वो महंगा किया है तेल, उसकी वजह यह थी कि डिमांड में जो है ना एक सब्सटेंशियल कमी है। क्योंकि जब भी चीजों की कीमतों में इजाफा होता है तो उसकी डिमांड में कमी वाक़या होती है। तो हुकूमत ने कोशिश ये की है कि इसकी डिमांड में कमी वाक़या हो ताकि जो है ना वो ज्यादा जो है ना वो ज़र मुबादला बचाया जा सके। तो इस वक्त हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ज़र मुबादला को बचाने का है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जी इसको हम आगे किस हद तक अफोर्ड करेंगे। तो ये 325 रुपए तक अगर कीमतें रहती हैं तो डेफिनेटली जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो उसकी वजह से बढ़ेगा। और उससे बढ़ के जो लोग गरीब हो गए बैठे बैठे, वो भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि पहले हुकूमत ने जो शरह मुकर्रर की है उसमें 8,400 रुपए जो कमाता है ना, उसको महीने के जो बंदा 8,400 रुपए कमाता है तो हुकूमत कहती है कि ये बंदा गरीब नहीं है, जो इससे नीचे कमाता है वो गरीब है। तो 8,400 का तकरीबन जो है वो पहले 30 लीटर पेट्रोल आता था और अब जो है वो 8,400 का 25 लीटर पेट्रोल आता है। तो इसका मतलब है 30 लीटर पेट्रोल करने के लिए अब उसको 10,000 रुपए कमाने होंगे। तो यानी जो बंदा पहले 8,400 था अब 10,000 कमाने वाला भी हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक गरीब कहलाएगा। तो कहने का मकसद ये कि पहले 7 करोड़ गरीब थे, अब जो वो बैठे बिठाए इस कीमतें बढ़ाने की वजह से 10 करोड़ के करीब जो है ना वो गरीब हो गए। हालांकि ये हुकूमत की डेफिनेशन है, वैसे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है 10,000 क्या चीज है महीने के, कुछ भी नहीं है। तो असल तो मतलब समझे कि चंद एक लोग ही बचे, बाकी तो सारे के सारी पाकिस्तानी आवाम 24 करोड़ जो है वो गुर्बत की चक्की में वैसे ही पिस रही है। तो अब यह है कि पहले 2 वक्त रोटी खाते थे वो 1 वक्त पे आ गए, जो 1 वक्त खाते थे उन लोगों ने आधी कर दिए। ये हिसाब किताब इस वक्त इस मुल्क का चल रहा है। साथ ही रहेगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है मेजर साहब, ब्रेक का जा रहा है मेजर साहब। जब वापस आऊंगा तो आपके सामने बड़ा अहम सवाल है कि क्या अमेरिका ज़मीनी फौज की भेज सकता है और उस ऑप्शन पे सोच सकता है।
और ऐसा क्या हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो कहते नहीं है। ये भी बड़ा अहम सवाल अपनी जगह पे। वापस आएंगे तो मेजर साहब इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्या ज़मीनी फ़ौज की तरफ जाते हुआ ये जाती हुई जंग नज़र आ रही है या नहीं? वापस आएंगे तो इसी पे बात। एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग, और इस जंग में यकीनी तौर पर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अब अमेरिका जो है ज़मीनी फ़ौज भी उतारने का फ़ैसला करें, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया है कि इस वक्त तो ज़रूरत नहीं है, मगर प्रेसिडेंट ट्रम्प का अमूमन जो कहते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो कहते नहीं हैं। समर साहब आपकी तरफ आऊँगा। मेरे साहब ये बताइएगा कि ऐसा है ऑप्शन कि वो ज़मीनी जंग का भी ऑप्शन पे कोई सोचो विचार हो, और आगे जाके जो है इस जो सूरत हाल है, अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है तो ज़मीनी जंग की ऑप्शन की तरफ भी जाया जाए, जो कि अमेरिका फिलवक्त तो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है, मगर उनके कॉल और फेल में तजाद तो है। देखिए, अगर सैनिटी प्रिवेल हो और जो रियलिस्टिक सिचुएशन ऑन ग्राउंड उसको देखा जाए तो कोई लॉजिक नहीं है कि ज़मीनी जो फोर्सेस है उनको इंजेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर तो अमेरिका इस वक्त अपने बाकी अहदाफ पूरे कर रहा होता और उसको नज़र आ रहा होता कि मैंने लास्ट पुश देनी है, उससे तो वो चले वो रिस्क ले सकता है। बट इस वक्त इंजेक्शन ऑफ ग्राउंड फोर्सेस वुड मीन री इन्फोर्सिंग अ फेलियर। अभी तक अमेरिका को कोई इस तरह की सक्सेसेस नहीं हो रही और ये बहुत एक रिस्की ऑप्शन होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि ट्रम्प की ऑप्शंस अभी डिस्कस हो रही हैं, जिसमें कि तीनों में डूम्सडे सिनेरियो, न्यूक्लियर युद्ध तक उसमें भी प्रॉब्लम, अगर ग्राउंड फोर्सेस डालते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स, अगर टोटली एक्सट्रिकेट करते हैं और यू टर्न लेते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स। तो ही इज कॉट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब देखिए, जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उनकी तो कोशिश ये थी कि कुर्द लड़ें यहाँ पे, बलोची लड़ें यहाँ पे, हमें ये लड़ाई ना करनी पड़े, अरब कंट्रीज जो है वो ईरान के साथ लड़ें। वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जी। कुर्द वाली ऑप्शन भी क्लोज हो गई है, बिकॉज इराक ने अपनी मिलिट्री फोर्सेस जो है वो बॉर्डर के ऊपर लगा दी। तो इसलिए इट विल बी, अगर मैं समझता हूँ कि अमेरिका के लिए चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ेंगे अगर उन्होंने इस तरह की हमाकत की कि उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस बीच में इंजेक्ट की, बिकॉज माउंटेनस टेरेन है, इट्स अ डिफिकल्ट टेरेन, और ईरानी लोग जो है जिस तरीके से उनके उनमें जज्बा है, उनका जो नंबर्स है दैट इज डबल देन अफगानिस्तान। 20 साल अफगानिस्तान में लड़ के अमेरिका ने कुछ नहीं हासिल किया, तो ईरान में वो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल के क्या हासिल कर लेगा? ऑप्शंस उसके पास मौजूद हैं कि मतलब सी से भी आ सकता है, उसके पास जो बेसिस हैं सराउंडिंग ईरान वेरियस कंट्रीज में, वहाँ से भी कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस हद तक ये बात नहीं जाएगी। बिल्कुल। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊँगा कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर देखा जाए तो ईरान की जो ये जंग है, जो बारहा समझा जाए और कहा जाए कि कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियर जो मिसाइल जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि उससे खतरा लाहक है तमाम उन ममालिक को, उस ऑपरेशन को लेकर निकले थे, मगर अब ये जंग दिन ब दिन मुख्तलिफ ऑप्शन पे बदलती हुई नज़र आ रही है। कभी वो कह रहे हैं कि जी जो ईरान में जो है रिजीम चेंज लाएंगे, जो कि ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहा। अगर इससे मज़ीद आगे देखा जाए तो वो ये भी कहते हुए नज़र आए कि जी ईरान के पास जो ये तेल जो है वो बड़ा अहम है। फिर आगे देखा जाए तो इसराइल को ख़तरा है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है या यूएस करना क्या चाह रहा है, उसका मकसद है क्या, उसको चाहिए क्या? आप समझ सकते हैं कि तेल चाहिए, रिजीम चेंज चाहिए, जो कि तमाम चीज़ें हैं वो मिलती हुई तो नज़र नहीं आ रही। भैया रिजीम चेंज तो उनका जो ना ऑप्शन नंबर 1 था, जो उनकी ख्वाहिश थी। बाकी बहाने तो उसने बनाए हैं कि ईरान के ऊपर, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और ये वो। इराक के ऊपर जब उन लोगों ने हमला किया तो उस वक्त भी तो इनके पास यही कहानी थी कि इसके पास बहुत सारे बम है और ये वो। निकला क्या वहां से? कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान के ऊपर भी उन्होंने यही चीजें लेके गए थे। तो बेसिकली तो ईरान की जंग को अमेरिका जो है ना लंबा करना चाह रहा है, और ईरान की जीत इसमें है कि जितनी ज्यादा इस जंग को फैला सके फैलाए। जितनी तेल की कीमतें महंगी होगी, आप समझे ईरान की वो जीत है। और जितना जो है ना वो तेल की प्राइसेस स्टेबल होंगी, आलमी मार्केटें मुस्तहकम होती जाएंगी, ये अमेरिका चाह रहा है इस वक्त।
और मेन जो मकसद अटैक करने का वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अमेरिका जो है ना उसको तेल उसको अपने लिए नहीं चाहिए, वो चाह रहा है कि भाई तेल की तिजारत डॉलर में हो। सीधी सी बात है, रूस के साथ भी उसका क्या पट है, इंडिया को उसने यही बोले ना कि यार अब इंडिया जो रशिया से जो तेल लेता है वो डॉलर तो नहीं उसके देता, इसी तरीके से जो चाइना इस वक्त ईरान से तेल ले रहा है उसके डॉलर नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी बैठ रही है, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। तो अमेरिका के लिए भी ये जिंदगी और मौत का सवाल है मईशत के लिए, वरना तो वो उसकी सुपर पावरी वावरी सब खत्म हो जाएगी अगर डॉलर का जो है ना उसमें ट्रेड नहीं होता। तो इसलिए जो है ना उसने ये सारी हरकतें की है, वेनेजुएला वाली भी और ईरान वाली भी। जो तो ऑन ग्राउंड जो चीजें हैं, जो जज्बात है, मेरा नहीं ख्याल है अगर मैं जज्बात से हट के बात करूं कि ये जंग जो है ना अमेरिका कोई बहुत शॉर्ट टर्म हफ्ता 2 हफ्ते के लिए लड़ने के लिए आया है। अमेरिका जो है ना वो इस जंग को ईरान में जैसे अफगानिस्तान की जंग थी या इराक की जंग थी उसकी तरह उसकी कोशिश ये होगी इस जंग को जो है ना वो लंबा खींचा जाए, ता वक्त ये कि उसके पास यहाँ पे ईरान के तेल का कंट्रोल हासिल ना हो जाए। उसकी बला से अगर गल्फ की मार्केट भी उसके हाथ से जाती है तो जाए, कुछ भी होता है वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है अगर वो उसमें तेल महंगा रहता है, उसमें अनसर्टेनिटी रहती है। मगर अकबर साहब इसके असरात यकीन पे अमेरिका में भी पड़े, अमेरिका में भी जो है इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और चीज़ें महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। आप और हम उस चीज़ पे भी तो नज़र है कि कहीं ना कहीं अमेरिका में जो सूरत हाल है वो भी बदतर से बदतर दिन ब दिन, बेशक वो जंग में टाइम बढ़ाए। तो भाई यही जीत है ना, यही तो ईरान की जीत है। ईरान इसको जितना जंग को लंबा फैलाएगा, जितना तेल की कीमतें ऊपर लेके जाने के लिए जो भी इकदाम करेगा, चाहे वो अपनाए हुर्मुज़ के ऊपर कंट्रोल करे या गल्फ की रियासतों के ऊपर बमबारी करे ताकि उन लोगों की तेल की सप्लाई बंद हो, तो इसमें ईरान की जीत है। वरना अगर फौज का मुकाबला किया जाए तो उन्होंने ईरान और उसके ऊपर जितनी बम्बार्टमेंट कर दी, अल्लाह माफ करे, अगर अल्लाह ना करे तो मतलब सोच से बाहर है। ये तो दुनिया को सोचना चाहिए ना कि वो लोग इतने मतलब क्यों इस सारी अमेरिका ने बदमाश बना हुआ है पूरी दुनिया का और उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई उससे बात भी नहीं कर रहा, ना उससे कोई पूछ रहा है कि यार ये तुम किस कानून के तहत जो है ना ये कर रहे हो। तो अब अल्टीमेटली वो जैसे दुनिया का बड़ा ठेकेदार बना हुआ है तो उस ठेकेदारी को चलाने के लिए ना ये सारे कंट्रोल उसको करने हैं। अब या तो कोई उसका हाथ पकड़े, और हाथ कब पकड़ेगा जब ये अनसर्टेनिटी, ये तेल की कीमतों में महंगाई, स्टॉक मार्केटों को क्रैश होना, ये लंबे अरसे तक दुनिया थोड़ी बर्दाश्त करेगी, ना चाइना बर्दाश्त करेगा ना रशिया, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो एटमी जंग का और जंग के मजीद फैलने के इम्कान भी बढ़ते जाएंगे। तो जितनी जल्द अज जल्द इस जंग को अमेरिका अपने काबू में लाएगा उसकी ये कोशिश है, और ईरान की कोशिश इसको फैलाना। तो बजाहिर इस वक्त तक ईरान अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। सर साथ ही रहेगा डॉक्टर नियाज मुर्तजा साहब, आपकी जाने पाऊंगा। सर अगर देखा जाए ईरान की नई क़यादत सुप्रीम लीडर के आने के बाद समझा जाए कि जो है खामनेई साहब की वही पॉलिसी यकीनन बरकरार रहेगी, मगर उसके साथ साथ क्या ऐसे रहा है आपको, या आप समझते हैं कि जो मौजूदा नई क़यादत कहीं इस बात पे भी सोचे क्योंकि इतने बड़े कुर्बानी के बाद, नुकसान के बाद वो कहीं बात करने जाएं या फिर अरब मुल्क या दोस्त मुल्कों को इंगेज करने के लिए कहें? अभी तक तो ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। नहीं देखिए, ये जो उनके बेटे का चॉइस है ना, इससे तो एक क्लियर मैसेज ईरान ने ये दिया है कि देयर इज नो चेंज इन आवर पॉलिसी, इन आवर आउटलुक। यानी बेटा तो जाहिर है, बाप जो है जिस तरह उनको शहीद किया गया है, जाहिर है वो तो फिर उसके दिल में एक ये चीज़ बैठ जाएगी ना कि जिस चीज़ के लिए मेरे वालिद ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मैं उस मिशन को कैसे छोड़ दूं। तो ये तो एक क्लियर मैसेज ये दिया है ईरान ने कि 1 इंच जो है हम अपनी पॉलिसीज में चेंज नहीं ला रहे, और ये वेनेजुएला की तरह नहीं होगा कि आपने एक बंदे को हटा दिया तो पूरी उनकी पॉलिसी चेंज हो गई। अब हमें समझना ये है कि अमेरिका क्या चाह रहा है। यानी जो पिछली जंग हुई थी कुछ महीने पहले, वो तो एक बड़ी टारगेटेड जंग थी, उनका फोकस ही था ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, हमले ही वहां पर हो रहे थे। अब ये तो कोई जिक्र ही नहीं है कि जी वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर रहे हैं, अब तो ये उससे बहुत ज्यादा बड़ा जो है ना उनका टारगेट है कि इकोनॉमिक और मिलिट्री फैसिलिटीज को जो है
उनको तबाह किया जाए। जिस हद तक जो है ईरान को कमजोर किया जा सकता है एक सर्टेन मार्जिन में, 4 महीने, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, इस हद तक कि जी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल अमेरिका को ना हिट करे, उस हद तक, उस पीरियड में जिस हद तक ईरान को कमजोर कर सकते हो करो। और अगर इस दौरान में रजीम चेंज हो जाए तो वो उनके लिए मेरे ख्याल है बोनस होगा। वो तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। देखना अब ये है कि जो ये इंटरमीडिएट एक गोल है कि जी ईरान को मैक्सिमम इकोनॉमिक और मिलिट्री नुकसान पहुंचा लें 4-6 हफ्ते में, और उसके बाद ऐलान कर दें कि जी हमने बिल्कुल ईरान को तबाह कर दिया है, अब ये किसी काबिल नहीं रहेगा। तो मेरा ख्याल है उनका जो है फिलहाल ये इंटरमीडिएट गोल है। अब ये देखना है कि इसमें भी ये कामयाब हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो जो ईरान है वो खड़ा है और उनका मुकाबला कर रहा है। तो ये मुझे इस वक्त उनके गोल्स नजर आ रहे हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज कोशिश की मुख्तसर और ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और बिलखुसूस पाकिस्तान समेत तमाम दुनिया जो है अब माशी जंग की तरफ जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैशियत किस तरह से और कहाँ जाएगी और इसके असरात यकीनी तौर पर दुनिया पे और बिलखुसूस पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे, माहिरीन और दिफाई तजिया निगार सबका नुक्ता नज़र और तजिया बड़ा अहम। पर इसके साथ साथ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फ़ैसला करना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की इकनॉमी की पॉलिसी जो है वो बड़ी अहम है, जिसको लेके आगे बढ़ना है। अगर ये 10 रोज़ से मज़ीद जंग चलती है, जो कि कई हफ्तों तक अल्लाह ना करे, तो इसके नुकसानात यकीनन तौर पर ईरान को तो पड़ेंगे, मगर पूरी दुनिया पे इसके असरात तमाम बहुत ख़तरनाक पड़ सकते हैं। कल तक आफ्ताब मोगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।